दोस्तों, कुछ वर्षों में ये केवल अनुमान नहीं बल्कि हकीकत है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई डूब जाएगी। और देश की राजधानी ही नहीं बल्कि विश्व में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ तो पूरे देश डूब जाएंगे, जैसे किरीबाती, तुवालू। यहाँ भारत के नीचे है मालदीव। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? दुनिया में पहले ही आबादी बहुत अधिक है, लोगों को रहने की जगह नहीं है। अब ऐसे में इतने अधिक लोगों का बसेरा कहाँ होगा? और ये इतना ही नहीं, उपज फसलों की घट जाएगी, उनमें रोग बढ़ जाएंगे, नदियों में बाढ़ आना आम बात हो जाएगा, जंगलों और खेतों में आग लगना ये बहुत ही आम बात हो जाएगी। अर्थात मानवता पर ये संकट अवश्यंभावी है, और जल्द ही, कुछ दशकों के अंदर। आखिर ऐसा क्यों, किन कारणों से, तो उसी की पड़ताल करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला। क्या है जलवायु परिवर्तन और ये इसका कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो सूरज से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो सूरज से निकलने वाली प्रकाश की किरणों को बोलते हैं सौर विकिरण। और यह जब पृथ्वी अवशोषित कर लेती है तो पृथ्वी से यही ऊष्मा बाहर निकलती है, और पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को कहते हैं पार्थिव विकिरण। सूर्य से निकलने वाली जो सौर विकिरण थी, इनका तरंग दैर्घ्य था लघु तरंग दैर्घ्य वाली, जबकि पृथ्वी से निकलने वाली जो विकिरण थी ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण होती थी। अब कुछ गैसें जो वायुमंडल में होती हैं, ये वायुमंडल की गैसें पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जबकि ये सौर्य की विकिरण को नहीं अवशोषित करती बल्कि पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है, इसमें जो गैस हैं, कुछ गैसें हैं, ये पृथ्वी की विकिरण को अवशोषित करके गर्म हो जाती हैं। यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। यही है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन। तो 1824 में जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक थे। फोरियर, इनका नाम याद रखिए। 4 ईयर 1824 और जोसेफ का फोरियर, 4 ईयर, ऐसे नाम याद रखिए। इन्होंने कहा कि ये गैसें क्या कर रही हैं, पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर ले रही हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो किसने बताया ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को? और इसको इन्होंने नाम दिया ग्रीन हाउस गैस। जो गैसें ग्रीन माने पृथ्वी के घर, ग्रीन हाउस की गैसों को अवशोषित कर ले रही है। अब WMO, ये क्या है? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम संगठन। इन्होंने कहा कि ऐसी कुछ गैसों का नाम दिया जिसमें कहा कि ये वाटर गैस, वाटर वेपर, जल वाष्प, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन,
HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या N2O नाइट्रस ऑक्साइड, SF6, ये सारी गैसें हैं जो ये ग्रीन हाउस का काम कर रही हैं। ठीक, इसको किसने बताया? WMO ने बताया। और WMO विश्व मौसम संस्थान प्रत्येक वर्ष ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन निकालता है। ग्रीन हाउस बुलेटिन माने समाचार। अब इनका कहना है कि इस समय वायुमंडल में 420 ppm कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो चुकी है। ठीक, ये प्रत्येक वर्ष 2 ppm पार्ट पर मिलियन कहते हैं कि माने प्रति 10 लाख में 420 कार्बन के पार्ट हैं। तो ये कह रहे हैं पर वर्ष हर साल 2 ppm CO2 में वृद्धि हो रही है। ठीक, अब अगर यही रफ्तार चलता रहा तो एक अलग संस्था है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, ये पैनल कह रही है कि 2100 तक आते आते मतलब इस सदी के अंत में हम लोग 5.8 सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम या 6 सेंटीग्रेड तक तापमान पहले की तुलना में बढ़ा देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो प्रभाव आपको पता है। अब धरती पर जो CO2 है ये खेल क्या करता है? इसको पौधे ग्रहण करते हैं, स्थल पर पौधे ग्रहण करते हैं और इससे करते हैं प्रकाश संश्लेषण, और जिससे उनका होता है भोजन का निर्माण। तो ये तो बहुत आवश्यक गैस है। अगर ये गैस ना हो पृथ्वी के चारों ओर तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि पृथ्वी का औसत तापमान -18 सेंटीग्रेड तक रह जाएगा हो, अर्थात हमारा जीवन दुष्कर। ठीक, लेकिन अगर ये बढ़ता जा रहा है CO2 तो गर्मी भी बढ़ जाएगी, यानी फिर हमारे जीवन में अनिश्चितता, हर तरफ से बीमारी, बाढ़, आग, चारों तरफ फसलों में उत्पादन कम, ये पशुओं का बीमार होना, नई नई बीमारियों का जन्म लेना, ये सब होने लगेगा। तो वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस जो हैं वो 5-6 हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? अभी आपने देखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, CFC, HCFC, PFC आदि। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस में जो इफ़ेक्ट डालता है, योगदान देता है, वो है CO2। इसी की मात्रा को हमें करना है संतुलित या सीमित या कम। ठीक, तो CO2 की मात्रा को सीमित करने के लिए हमको ये जानना होगा कि इसका उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है। तो जैसे हम जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला को जलाते हैं या पेट्रोल यूज़ करते हैं या डीजल, इन सबको जला के जब हम ऊर्जा लेते हैं तो बदले में CO2 निकलता है। अर्थात हमको ऊर्जा यहाँ से नहीं लेनी है या इसको लेने की दर को कम करना है। ठीक, अन्य CO2 के बढ़ने का कारण क्या होता है? ये तो हो गया उत्पादन, और दूसरा हो गया जो CO2 को अवशोषण करते हैं उनको हम खत्म कर रहे हैं। जैसे वन, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से लेकर और उसका फल बना देते हैं या पेड़ बना देते हैं या पत्ता या जड़ बना देते हैं।
अर्थात खुद में समाहित कर लेते हैं पेड़ पौधे CO2 को। लेकिन हम इसी वन को काटते चले जा रहे हैं। अब क्या होगा, पृथ्वी पे CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की क्षमता कम हो जाएगी। अब ये जैसे ही कम होगी वैसे CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगी। और अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी पर गर्मी, टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो समुद्रों का तापमान बढ़ेगा। और जब समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो समुद्र जो पहले CO2 को सोख लेते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे, अपने अंदर समाहित कर लेते थे, वहाँ पाए जाते हैं प्लवक। वो भी इस CO2 को कम मात्रा में अवशोषित करेंगे क्योंकि वो हो जाएंगे गर्म। यानी कि अब CO2 की मात्रा और अधिक बढ़ने लगेगी। यानी ग्लोबल वार्मिंग बुलाएगा ग्लोबल वार्मिंग को। मैं गर्मी हूँ और गर्मी को बुलाता हूँ। अर्थात जीवाश्म ईंधन, अभी तक हमने ये समझा कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को हमको कम करना है। इसकी जगह पे हमें ऊर्जा लेनी है किससे? नवीकरणीय स्रोत से, जो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, बायोमास, ये सबसे हमें ऊर्जा लेनी है। अब दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रीन हाउस गैस है वो है CH4 यानी मीथेन। इसको कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं? मार्स गैस। ये उत्पन्न कहाँ से होता है? तो ये प्राकृतिक और मानव दो कारणों से उत्पन्न होगा। तो धान के खेत में से मीथेन निकलेगी पशु से। जब पशु जुगाली करते हैं या गोबर करते हैं तो मीथेन गैस निकलती है। इसी गोबर से गोबर गैस बनाया जाता था, यही मीथेन गैस है। इसको नेचुरल गैस भी, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस, अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल गैस किसे कहते हैं, नेचुरल गैस, तो आप कहेंगे CH4 यानी मीथेन को कहते हैं। और प्रकृति में ये मीथेन हाइड्रेट के रूप में, क्या? मीथेन हाइड्रेट H2O, जब मीथेन गैस पानी से मिल जाती है और दोनों मिलके जम जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं, CH4 प्लस H2O मिले और ये दोनों बन गए बर्फ, और बर्फ के नीचे मीथेन गैस गई तब, तो इसको कहा जाता है मीथेन हाइड्रेट। और जब बर्फ पिघलेगी, जब बर्फ के नीचे हम लोग आग देंगे और पिघलेगी तो ये मीथेन गैस निकलेगी। ठीक है। अब मीथेन गैस कहाँ कहाँ दबी है? तो पृथ्वी के ऊपर जो आर्कटिक वृत्त है, और यह पृथ्वी के नीचे जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, यह जो बर्फ के और क्रायोस्फीयर हैं, जैसे ग्रीनलैंड या हिमालय, ऐसे जगह पे, या जल के नीचे, वाटर बॉडी के गहरे में, गहरे तल में, यहाँ सब मीथेन हाइड्रेट जमा है। इसको बाहर नहीं निकलने देना है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो ये आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक की बर्फें पिघलेंगी और अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होगा। मीथेन गैस यानी CH4 का सबसे बड़ा प्राकृतिक उत्पादक कौन है? तो प्राकृतिक उत्पादक सबसे बड़ा है जो है वो आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं वेटलैंड।
जो आपके आसपास जहाँ बारिश का पानी जाता है और दलदल बना रहता है, हर जगह से जाता है और इकट्ठा होता है, एक तालाब हो चाहे गड्ढा हो, बड़े से, उनको कहा जाता है आर्द्र भूमि। जो पूरे वर्ष भर नमी या चिपचिपे या दलदल से बने रहते हैं, जहाँ पानी आके इकट्ठा होता है, ऐसी जगहों को बोलते हैं आर्द्र भूमि। यहाँ से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो प्राकृतिक रूप में सर्वाधिक मीथेन गैस का जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? उत्सर्जन, उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो आर्द्र भूमियों से। कहाँ से होता है? आर्द्र भूमियों से। एक है खादान, कोयला खदाने, या जो, हाँ, कोयला खदाने जब आप खोलते हैं तो वहाँ से कोयले के साथ साथ ये प्राकृतिक गैस भी निकलती है। तो अब हम उस पर प्रश्न देखते हैं जो पूछे जा चुके हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड को अवशोषित कर लिया जाता है, वायुमंडल तापमान बढ़ता है। अब एक चीज़ और आपकी, ग्लोबल वार्मिंग, जो पार्थिव किरणें होती हैं वो होती हैं अवरक्त किरणें। तो यही अवरक्त किरणों को इंफ्रारेड रेज, जिनको कहते हैं क्या? इंफ्रारेड रेज, इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसें अपने में अवशोषित कर लेती हैं। उससे होता है वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो ग्रीन हाउस, पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस कौन सी किरणों को अवशोषित करती हैं, तो आप आंसर देंगे इंफ्रा रेड रेज को, या अवरक्त, अवरक्त किरणों को, यह अवशोषित करके। ठीक, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में, 1824, और 4 है तो फोरियर नाम रख देना, फोरियर, फोरियर। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देता है? तो अमोनिया आपने पढ़ा था? नहीं। ओजोन पढ़ा था? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा था? नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था? नहीं। कार्बन टेट्राफ्लोराइड पढ़ा था? नहीं। कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा था? हाँ, लेकिन एक नहीं है इसमें। अब यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था, CO2, हाँ। मीथेन पढ़ा था, हाँ, CH4। ये दोनों प्रमुख कैसे हैं? तो ये है लास्ट वाला। ठीक, यहाँ दिया हुआ उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड 66%, मीथेन 16%, HFC 2%, नाइट्रस ऑक्साइड 7%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 8%। तो ये प्रमुख गैसें हैं। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान है? तो CO2 सबसे पहले मारेंगे, बाकी सब मीथेन उथेन सब हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले घटता क्रम, तो CO2 तो सबसे पहले रहेगा, उसके बाद CH4 रहेगा। ठीक, अब CFC और NO2 में हम देख लेते हैं। तो N2O का 7% है और CFC का 8% है। तो यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका मात्रा ज़्यादा है नाइट्रस ऑक्साइड से। ठीक, तो ये सीरीज याद रखिएगा, CO2, CH4, CFC, ये C वाले सब पहले हैं और बाद में रखिएगा N2O को। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो भाई जल वाष्प। ये H2O जो है ना, ये लगभग 40 से 60% का योगदान अकेले देती है, जल वाष्प। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है, मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन नहीं है, बाकी सब तो पढ़े ही हम। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो आर्गन नहीं है, बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मीथेन है। हरित प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है।
अब देखिए, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तब भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो धान के खेत से मीथेन निकलता है। धान के खेत, कोयले की खदान और घरेलू पस मीथेन उत्सर्जन के स्रोत है। एक समुच्चय जो ग्रीन हाउस गैसों का समुच्चय है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरीन नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ईथेन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये वाला सी हो गया। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो कार्बन, यही देख लेते हैं, कार्बन, मीथेन, नाइट्रस, वही तो क्वेश्चन है सिर्फ। कौन सी गैस वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो मीथेन, CO2। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, तो तीनों है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। अमोनिया हटाओ, रेडान हटाओ, ओजोन हटाओ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्रोपेन नहीं है, बाकी सब पढ़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? अरे नहीं भाई, बहुत हो गया। अब आप देखिए, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं, नहीं पढ़ना भाई। IPCC इंटर हरित प्रभाव को समझने के लिए कौन सा प्रभाव है? बहुत हो गया। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा, वायुमंडल का धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? सौर विकिरण के अवरक्त अंश को, इंफ्रारेड अंश को अवशोषित कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? सौर विकिरण के इंफ्रारेड को अवशोषित कर ले रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है उपयुक्त सभी, मतलब ग्रीन हाउस गैस बढ़ना, प्रदूषण बढ़ना, ओजोन परत का क्षरण, सब जलवायु परिवर्तन का मुख्यतः निम्नलिखित वजहों से है, तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय और प्रदूषण। ये तीन मेन वजह हैं जो जलवायु का परिवर्तन कर रही हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण न करते, और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण न करते तो भोजन नहीं मिलता किसी को। यही है प्राथमिक उत्पादक, जिनसे पूरे विश्व से पोषण होता है केवल, तो यानी कि CO2। और अगर अधिक बढ़ गया तो विश्व को बर्बाद भी कर देगा। कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम तरीके से कौन वर्णित करता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पारगम्य वृद्धि। तो यहाँ आप समझिए कि कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो अगर विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको पेड़ पौधों को ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध हो जाता है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, खूब ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड का निषेचन करके जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, यानी पौधे में वृद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो यही है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, यानी कि कार्बन के द्वारा फर्टिलाइजेशन यानी वृद्धि हो रही है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है? तो जीवाश्म ईंधन का अधिक जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जलवायु परिवर्तित होगी। तेल चलित स्वचालित वाहनों की संख्या में विस्फोटन, हाँ ये भी है भाई। ठीक, सौर धधक में वृद्धि नहीं, अत्यधिक वनोन्मूलन है, तो 1, 2, 4। तो हम देखेंगे फसल या जैव मात्रा के अवशेष जो बचे रहते हैं, उनके दहन करने के कारण वायुमंडल में कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? तो पहला दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हाँ ये निर्मुक्त होती ही होती है। दूसरा है मीथेन, मीथेन भी निकलती है। ओजोन, हाँ ओजोन भी निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये भी निकलती है। तो ऑप्शन हमारा 1, 2, 3, 4। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फसल या जैव मात्रा के अवशेषों जैसे धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NOx, नाइट्रिक नाइट्रोज, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन होता है कार्बन के बहुत महीन महीन छोटे छोटे टुकड़े, जो आप जब पराली जलाते हैं ना, तो बहुत छोटे 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 कार्बन के टुकड़े
उड़ जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, NMHC ये निकलता है जब आप जलाते हैं। अस्थिर वोलेटाइलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ओजोन और निलंबित कण PM पार्टिकल्स होते हैं। तो PM पार्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, PM2.5, PM10 के साथ साथ एरोसोल मुक्त होते हैं जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन को भी प्रभावित करते हैं। तो मतलब चाहे पर्यावरण हो, चाहे मानव का स्वास्थ्य हो, चाहे जलवायु हो, सबको प्रभावित करते हैं ये लोग। तो मूलतः ये सभी रटने हैं। वैश्विक उत्सर्जन के कारण होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। वैश्विक ऊष्मन किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक। भूमंडलीय ऊष्मन या वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो बस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रही है। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल का प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जा सकती है? मतलब अगर वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, तो 0.03 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 0.03। ठीक। अब अगला क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और इस समय कितना हो चुका है? ये 300 ppm उपयुक्त माना जाता है CO2 का। अगर CO2 वायुमंडल में 300 ppm तक है, ppm पार्ट पर मिलियन है, तो ठीक है। लेकिन इस समय 420 ppm हो गया है। और IPCC की पैनल नहीं, WMO का जो बुलेटिन निकलता है हर साल का, वो कह रहा है कि पर ईयर 2 ppm बढ़ रहा है। हर साल 2 ppm बढ़ता है। तो अभी 420 है, तो अगले साल 422 ppm हो जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत है? धान के खेत हैं, कोयले की खदान है, आर्द्र भूमि तो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, पालतू पशु भी हैं, गोबर हो चाहे जुगाली हो। मीथेन गैस में से किससे निकलती है, उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेत से नहीं, केवल धान के खेत से नहीं, केवल दीमक से नहीं, नहीं, दोनों, A और B दोनों से। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तो ये मीथेन होगा। धान के खेत से उत्पन्न होने वाली गैस भूमंडलीय तापक्रम में धान के खेत से मीथेन निकलती है। तो जुगाली करने वाले पशुओं में ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है, तो मीथेन का निःसरण करते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तो बढ़ रही है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। कह रहे हैं कि वायुमंडल के निचले हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम क्यों होती है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ ही रहा है तो वायुमंडल के निचले हिस्से में क्यों कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है? तो इसका कारण बता रहे हैं कि समुद्र के पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ले रहे हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? मानवोद्भवी मतलब मानव द्वारा उत्पन्न होने वाला, मानव उद्भव। तो मानव के कारण मानवोद्भवी स्रोत कौन सा है? तो धान का खेत है। भाई धान के खेत से दो चीजें निकलती हैं, एक CH4 जिसको कहते हैं मीथेन और दूसरा है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ एक हेडिंग है वो मीथेन हाइड्रेट के बारे में, जो अभी अब बताया था। मीथेन हाइड्रेट कह रहा है मीथेन जल के अणुओं से घिर कर चारों ओर से अगर जल के अणु घेर लेते हैं, निम्न ताप और उच्च दाब, क्या होना चाहिए? तापमान निम्न होना चाहिए, मतलब ठंडा क्षेत्र, यानी जहाँ बर्फ बन रहा हो, और दबाव उच्च हो, बहुत ज़्यादा दबाव गया हो, प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो। उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जो मीथेन हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। मतलब इसी को कहेंगे क्या? मीथेन हाइड्रेट। जब मीथेन जल के परमाणुओं से चारों ओर घिर के, ये मीथेन है, इसको जल के परमाणु चारों ओर से घेर के बहुत ठंडा हो गया और खूब दबाव पड़ा, तो ये
बीच में मीथेन लॉक हो गया, इसी को कहा जाएगा मीथेन। और हाइड्रेट मतलब जल, तो मीथेन जिसके चारों ओर हो जल। यह आर्कटिक अर्थात उत्तरी ध्रुव एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे महाद्वीपों की तलहटी में अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों में गहरे समुद्री तल के विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। ठीक, भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेप पिघलने का खतरा मंडरा रहा। इसके पिघलने से वैश्विक तापन और उसके दुष्प्रभाव में तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय ही विद्यमान रहती है। मतलब कम समय क्या विद्यमान रहती है, 8 से 12 वर्ष रहती है। यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। अब देखिए वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या होंगे। ठीक है, तो सार्वत्रिक यूनिवर्सल संपर्क बेहतर हो जाएगा। तो यूनिवर्सल कम्युनिकेशन या कांटेक्ट बेहतर होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हिम नदी द्रवीभूत हो जाएगी। हाँ, तो बर्फ अगर गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगा। समय से पूर्व आम में बौर आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि आम के बौर कब आते हैं, जब ठंडी कम होने लगती है, बसंत आता है। तो अगर गर्मी बढ़ गई तो ठंडी पड़ेगी ही नहीं, थोड़े दिन ठंडी पड़ेगी। तो जो गर्मी, जितनी गर्मी फरवरी या मार्च में मिलती, मार्च में जाके मिलती, वो जनवरी में मिलने लगेगी। तो आम का पेड़ लगेगा कि मार्च आ गया, अब चलो बौर आ जाने दो। तो ये भी ठीक। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो पहले समुद्र तल का बढ़ना जरूर बढ़ेगा, हिम नदी का पिघलना जरूर पिघलेगा, बीमारियों का फैलना जरूर फैलेंगी। जब गर्मी बढ़ेगी तो आर्द्रता बढ़ेगी, और जहाँ गर्मी और आर्द्रता ये दोनों ज़्यादा होता वहाँ जीवाणु बैक्टीरिया की क्रिया तेज हो जाती है, यानी बीमारी फैलेगी। प्रवाल का विरंजित होना, तो प्रवाल विरंजन आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 3-4 कारणों से होता है कि समुद्री अगर तापमान बढ़ गया, या समुद्री जल में अम्लता हो गई, एसिड हो गया, ज़्यादा एसिडिक हो गया, या फिर यह प्रदूषण हो गया, तो प्रवाल विरंजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो सबसे पहले जो प्रभावित होगा वो जहाँ जहाँ बर्फ है वो पिघलेंगी, जैसे आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिमचादर पिघल जाएगी। ठीक, तो सबसे पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है तो विश्व में उसकी संभावित असर या परिणाम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। अच्छा, दूसरा कह रहा है विस्तृत प्रवाल मर्दता होगी। तो बिल्कुल सही, प्रवाल तो मर ही जाएंगे, प्रवाल विरंजन होगा पहले, उसके बाद प्रवाल मर जाएंगे। सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमियाँ अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएं। अरे नहीं भैया, पहले तो सभी नहीं लुप्त होंगी, कहीं कहीं की लुप्त हो जाएंगी और कहीं कहीं की आर्द्र भूमियाँ और बड़ी हो जाएंगी। तो जैसे जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, ये 3 सेंटीग्रेड से ऊपर अगर बढ़ गया यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो मौसम की दशाएं बहुत चरम पे पहुंच जाएंगी। तो कहीं तो सूखा पड़ेगा, लेकिन कहीं बाढ़ आएगी, कहीं अधिक वर्षा होने लगेगा। तो कहीं की तो आर्द्र भूमियाँ विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन कहीं कहीं की आर्द्र भूमियाँ जो आज छोटी हैं वो और बड़ी हो जाएंगी। ठीक, अनाजों की खेती विश्व भर में कहीं भी संभव ना 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 ना, ये कहीं भी संभव ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अरे, कुप्रभावित होंगी लेकिन कहीं भी संभव ही नहीं होंगी, ये गलत है। तो तीसरा और चौथा अगर आप काटते हैं तो तीसरा चौथा काट दिए, तीसरा चौथा काट दिए, दूसरा और सही करते हैं तो एक ऑप्शन बचता है 1 और 2। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो केवल तूफान की, हाँ चक्रवात की, हाँ तो चक्रवात की बढ़ रही है लेकिन केवल नहीं, तूफान की, केवल तूफान की नहीं नहीं नहीं, उपयुक्त सभी की। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी की औसत तापमान वृद्धि को प्रदर्शित करता है? तो रट लीजिएगा कि 1900 ईस्वी के बाद से पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की यानी कि 1.8 फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। अधिकांश वृद्धि 1975 के बाद देखी गई है। तो 0.9 डिग्री सेल्सियस यानी 0.9 डिग्री सेल्सियस। आप यूपीपीसीएस का प्री है 2012 का, यानी कि 0.9 डिग्री सेल्सियस या 1 सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी कब हुई है? 1900 से लेके 2000 के बीच में। फिर वही पूछ लिया इन्होंने कि पिछली सदी में औसत वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि हुई, तो फ़ारेनहाइट में पूछ लिया, तो 1.8 फ़ारेनहाइट, 1.8 फ़ारेनहाइट या 1 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड और 1.8 फ़ारेनहाइट। अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड और हरित गृह गैस न पाई जाती तो पृथ्वी का तापमान क्या होता, यानी कि पृथ्वी ठंडी हो जाती और पृथ्वी का तापमान हो जाता -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये रट लीजिएगा एकदम कि अगर ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के चारों ओर ना होती तो हम लोग आज बर्फ के ऊपर खेल रहे हो। अब कह रहा है यदि किसी महासागर का पादप प्लवक मतलब जू प्लैंक्टन्स मतलब पादप प्लवक, जू प्लैंक्टन्स में पादप प्लवक प्लैंक्टन्स किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो पहला कह रहा है कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही। देखो महासागर को, सागरों को कहते हैं कार्बन सिंक। क्या कहते हैं? कार्बन सिंक, अर्थात वो कार्बन को अवशोषित करते हैं, CO2 को। तो कौन अवशोषित करता है? तो समुद्रों में क्या होता है, छोटे 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 प्लवक पाए जाते हैं। प्लवक क्या होते हैं? प्लवक यानी कि बहुत महीन महीन, समझो हरी हरी पत्ती, क्या, जिसके ना जड़ हो, ना कुछ हो, ना पौधा हो, कुछ ना हो, खाली खाली पत्ती हो, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता हो, यानी CO2 और प्रकाश को अवशोषित करके ये अपना भोजन बनाता हो। और इन्हीं को कहते हैं प्लैंक्टन्स। और पादप प्लैंक्टन्स को कहते हैं खा लेते हैं। ये जब बड़े हो जाते हैं तो इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन्स यानी जीव वाले प्लैंक्टन्स। और जीव वाले प्लैंक्टन्स को खाती हैं मछलियाँ, और छोटी मछलियों को खाते हैं बड़ी मछलियाँ या जीव। तो यानी कि प्राथमिक उत्पादक जो समुद्र के हैं यही प्लैंक्टन्स होते हैं, प्लवक, पादप प्लवक। और यही अवशोषित करते हैं CO2 को, इसीलिए सागर को कहा जाता है कार्बन सिंक, कार्बन को सोखने वाला। तो अगर पादप प्लवक मर जाएंगे तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल सही, आपने समझ लिया। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। तो इसे देखो, जल घनत्व का कोई मतलब होता नहीं है। वो जल के ऊपर तैरते रहते हैं, ऐसा नहीं कि जल में विलीन होकर उसके घनत्व को बढ़ा देते हैं। अरे ऊपर तैर रहे हैं, जल के घनत्व से क्या मतलब उनका? और यहाँ दूसरा शब्द क्या है? प्रबल रूप से। तो ऐसा प्रबल रूप से, ये सब बहुत निगेटिव एक्सट्रीम सेंटेंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। तो NO2 नहीं है और N2O भी नहीं है। NO2 भी नहीं है, NO2 ये भी नहीं है और O2 भी नहीं है। ठीक, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक उत्पादन देने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो चीन। ठीक, 29%। विश्व निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। दो 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य
उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। नहीं, उत्सर्जन शून्य नहीं होता। जब आप नेट जीरो की बात करते हैं, नेट जीरो, तो इसका मतलब होता है कि आप जितना कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उतना अवशोषित करने का जुगाड़ बना लेंगे। तो CO2 जितना निकलेगा उतना CO2 आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब नेट उत्पादन आपका CO2 में जीरो हो जाएगा। तो इसको कहेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि उत्सर्जन ही शून्य कर लेना, नहीं नहीं नहीं, उत्सर्जन के बराबर अवशोषण होगा। इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगा। हाँ, ये ठीक है कि उत्सर्जन होगा, इसके एवज में आप क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। मानो कि कौन सी क्रिया जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है, तो कृषि। ठीक, जलवायु परिवर्तन कृषि जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मिट्टी में लवणता बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उत्पादकता प्रभावित होगी। यहाँ एक क्वेश्चन कथन कारण का है, ऊपर था तो पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ से। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होगा तो संसाधनों पर दबाव, जैसे वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदी जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवासन को लेकर संघर्ष आदि अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। मतलब जैसे जलवायु परिवर्तन होगा वैसे सामाजिक तनाव में वृद्धि होगी, क्योंकि अभी जो शुरुआत में बताया हमने वो एकदम लेक्चर के शुरू में आपने देखा कि यहाँ पे बाढ़ आएंगी, आग लगेगा, मौसम बहुत ज़्यादा चरम गतिविधि करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्न के उत्पादन में प्रभाव होगा, तो आखिर ये सामाजिक तनाव ये सब वृद्धि करेगा ना। तो इसके परिणाम स्वरूप अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन को कृषि एवं वानिकी के उत्पादन में उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। यानी कि उसका उत्पादन और उत्पादकता कम हो जाएगी। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। यानी कि अगर मौसम की चरम दशाएं चलती रहती हैं बार बार, तो कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। ऐसे में खाद्य सुरक्षा बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण तथा खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारण है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कह रहे हैं डी, सौर विकिरण। तो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं, सौर विकिरण। एक चीज आप देखिए कि एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है मिल्टन मिलानकोविच, जो सर्बिया के हैं। खगोल वैज्ञानिक मतलब एस्ट्रोफिजिक्स से हैं। ये कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, इनके कहने का मतलब है, और उस सिद्धांत के जो फैक्टर हैं या कारक हैं वो क्या क्या है। पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति, इन सिद्धांतों को ही जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर आकाशीय पिंड या खगोलीय प्रिंसिपल कुछ हैं जिनकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो वो कौन कौन से कारक हैं। तो कह रहे हैं पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता। ये पृथ्वी जो कक्षा है ये दीर्घ वृत्तीय कक्षा है, और इसकी एक पृथ्वी की कक्षा कैसी है, दीर्घ वृत्ताकार है। और दीर्घ वृत्त के दो केंद्र होते हैं, उसके एक केंद्र पे कौन होता है, सूर्य। ठीक, तो कह रहे हैं ये कितना बड़ा इलिप्स बनाएगा या दीर्घवृत्त बनाएगा, इसकी उत्केंद्रता ई से नापी जाती है। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता यानी कि कैसा ये दीर्घवृत्त होगा, उस दीर्घवृत्त के आकार पर भी ये खगोलीय परिघटना निर्भर करेगी। उसके बाद कह रहे हैं पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता। ये तो घूर्णन अक्ष है जिसके अराउंड पृथ्वी घूम रही है, ये जो घूर्णन अक्ष है,
तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष जो है ना वो यहाँ से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, तो ये घूर्णन अक्ष कितना झुका हुआ है ये भी निर्भर करेगा कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके से होगा। और विषुव अयन, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य का जो परिवर्तन होता है, तो विषुव के समय 3 विषुव होते हैं ना, 3 विषुव नहीं मतलब संक्रांतियां होती हैं, जो एक बार कर्क रेखा से यहाँ से चलना, एक बार मकर रेखा से चलना, तो 2 संक्रांतियां हो गई। और 2 बार विषुवायन होता है, एक मार्च में, एक 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को मैं नए पेज पे बताता हूँ। क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है इसमें सूरज यहाँ कर्क रेखा और ये 0 डिग्री इक्वेटर, और ये हो गया मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ से 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर सीधा आता है सूरज, और जिससे दिन और रात होते हैं बराबर। यहाँ पे सूरज आने का मतलब पूरे पृथ्वी पे दिन और रात की अवधि बराबर होना, इसी को कहा जाता है विषुव अयन। ठीक, तो मिलुटिन मिलानकोविच का कहना था कि जलवायु परिवर्तन की जो खगोलीय सिद्धांत हैं उनमें क्या क्या लागू होगा, पृथ्वी की उत्केंद्रता। ठीक, तो ये तीनों इसके अंग हैं खगोलीय जलवायु परिवर्तन के। तो नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था परिवर्तन या अवस्था का बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक हो सकता है। तो यही मिलुटिन मिलानकोविच, सर्बिया वाले, इन्होंने क्या बताया था, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी कहते हैं, तो उत्केंद्रता, धुरी की तिर्यकता और विषुव अयन, 3 से बताए थे। कौन? मिलानकोविच। निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया था? तो आइस कोर किया जाता है, आइस कोर से। क्या होता है आइस कोर? किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है। तो जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ जमा है तो उसके नीचे से अंदर गहराई से बर्फ का टुकड़ा निकाला जाता है। ठीक, और इसी को बोलते हैं आइस कोर। तो आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। यह प्राप्त किया जाता है कि मतलब इसे गर्भ में किस प्रकार का बर्फ था, अब ऊपर किस प्रकार का बर्फ है, तो ये इससे जलवायु परिवर्तन। ये बेलनाकार नमूना है आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने का सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। ठीक, कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा मृदा कार्बन प्रच्छादन संग्रहण के लिए सहायक है? तो तीनों हैं। समोच्च जुताई, मतलब समोच्च जुताई क्या चीज होती है? जैसे ये पहाड़ है, ठीक, तो पहाड़ पे यहाँ है ढाल, तो ऐसा समझो इस पहाड़ पे जितना ऊंचा ये है उतना ऊंचा ये है, जितना ऊंचा ये बिंदु है उतना ऊंचा ये बिंदु है। तो आप जुताई ऐसे ऊपर नीचे में मत कीजिए, ट्रैक्टर चलाइए। आप पहाड़ पर जुताई इस तरह समोच्च, इधर से लेके इधर तक जुताई कीजिए, ऐसे लेके ऐसे जुताई कीजिए, ऐसे लेके ऐसे जुताई कीजिए, ताकि जो पानी आए तो यहाँ रुकता जाए, या हवा आए तो यहाँ रुकती जाए, ऐसे ऐसे। ठीक, ऊपर से नीचे सरक ना जाए। अगर आप जुताई ऐसे करेंगे ऊपर से नीचे, तो नीचे से मिट्टी या पानी या कुछ भी ऐसे हवा से नीचे आना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही जुताई पहाड़ के इस तरफ से करते हैं, ऐसे ऐसे, तो एक प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए समोच्च जुताई करते हैं हमेशा।
अनुपत और शून्य जुता, जुताई नहीं करेंगे। ठीक, तो तीनों है। जलवायु अनुकूल कृषि या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर भारत की तैयारी के संदर्भ में, भारत में